क्या हरीश जी आप ये समझते हैं कि ये उत्तराखंड में जिस स्पिरिट से आप भी जुड़े हुए थे, आप सांसद थे, आप जानते हैं कि पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए कितना मेहनत किया गया था सभी राजनीतिक दलों से। क्या पंचायत आपके यहाँ तो पंचायत ज्यादा महत्व रखता है, इतने नगर पालिकाएं हैं नहीं, पर पंचायतों को और अधिकार देकर ये जो समस्याएं आपने उठाई है उत्तराखंड में, ये समस्याएं ज्यादा हद तक आप दूर कर सकते हैं? देखिए, हमको शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। यदि 13 जिलों के उत्तराखंड में सब कुछ देहरादून के एक सचिवालय से ही निर्णय होना है, कलेक्टर को हर छोटे काम के लिए भी चीफ सेक्रेटरी का मुंह देखना है, तो फिर छोटे राज्य की अवधारणा के लिए यह अपने आप में एक चुनौती है। पंचायतों को अधिकार देने के विषय में कानून है, संविधान संशोधन के जरिए राजीव जी ने अधिकार दिया, लेकिन उन अधिकारों का मॉडल फॉलोअप जो है केवल केरल में हो रहा है। और मैं समझता हूं हमको अपने राज्यों में भी उसको अपनाने की जरूरत है। हमको पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिला स्तर पर जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसमें रमन सिंह जी ने कहा कि हमने इतने नए जिले बना दिए, तहसीलें बना दी, अब हमने भी रिकॉर्ड नंबर ऑफ तहसीलें बनाई हैं। इसी दौरान हमने संख्या करीब 100 के आसपास पहुंचा दी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि अब भी टेंडेंसी जो है, प्रवृत्ति ये बनी हुई है कि छोटे छोटे कामों के लिए भी, छोटे छोटे निर्णयों के लिए भी देहरादून की तरफ देखा जाए। और ये पॉलिटिक्स का स्वभाव है और ये कमजोरी पॉलिटिशियंस के साथ है कि हम बात करते हैं अधिकारों के विकेंद्रीकरण की, लेकिन जब कर्म करने की बात आती है तो उसमें जो है प्रवृत्ति हमारी जो है केंद्रीकरण की बनी रहती है। तो इसमें जब तक एक अच्छी राष्ट्रव्यापी सोच नहीं बनती है और जनता में ये बात नहीं आती है कि नहीं, विकेंद्रीकृत व्यवस्था ही जो है हमको सच्ची और सुलभ सरकार दे सकती है, तो मैं समझता हूं ये कमजोरी का निदान ढूंढना कठिन है। क्योंकि मैं ठीक है, एक छोटे राज्य के रूप में मैं अपने मॉडल को इस समय बहुत अच्छा मानता हूं, लेकिन जब मुझसे आप माइक्रो इंस्पेक्शन के लिए कहेंगे तो मुझे लगता है कि अब भी बहुत कुछ करने को बाकी है। और मेरे अड़ोस पड़ोस में भी, क्योंकि राजनीति के एक विद्यार्थी के तौर पर मैं अड़ोस पड़ोस का भी अध्ययन कर रहा हूं, तो उस तौर पर भी मैं देखता हूं कि जो अभी हरीश रावत ने कहा, मुख्यमंत्री ने, नहीं, वही सही है। और जब तक उसको यदि हम स्वीकार करते हुए ठीक करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाएंगे तो हम झटका खाएंगे। रघुवर जी, जब विकेंद्रीकरण की बात आती है, पंचायतों और नगर पालिकाओं को और अधिकार देने की बात आती है, तो एक आलोचना सुननी पड़ती है कि ये करप्शन का विकेंद्रीकरण होगा। जो पैसा यहाँ लिया जाता था, अभी पैसा जमीनी स्तर पर लिया जाएगा। और इसी वजह से आप जानते हैं आपके राज्य में 12 साल के बाद चुनाव हुए, तो क्या आप समझते हैं कि जो अधिकार संवैधानिक तौर से संविधान में लिखा गया है कि जैसा कि अरविंद ने कहा, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, चुने हुए प्रतिनिधियों को नगर पालिकाओं में और पंचायतों में देना अनिवार्य है आपके विकास के काम को आगे लेने के लिए? मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को थैंक्स करता हूं, जिन्होंने विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, क्योंकि राज्यों का ये डिमांड था कि 14वें वित्त आयोग में का हिस्सा बढ़ाया जाए राज्यों को, और जो 32% हिस्सा था वो हमारे मोदी जी सरकार ने उसे 42% करने का काम किया। तो निश्चित रूप से राज्यों को इससे संसाधन के लिए फायदे होंगे। जहां तक आपने जो बातें कही, अभी हमारे यहाँ पंचायत चुनाव हो रही है, शनिवार लास्ट फेज है, और बताते हुए खुशी हो रही है कि कहीं भी कोई वायलेंस नहीं हुआ। उग्रवाद क्षेत्र में भी 80%, 75%, 70% पोल हो रहा है।
हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण राज्य में शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना मिनिमम शासन, तो हमने जो हमारे राज्य में 42 विभाग था उसे हमने कम करके 31 विभाग किए। हमने डीसी को भी अधिकार दिया, कमिश्नर को भी अधिकार दिया और विभाग के सचिव को भी, विभागीय मंत्री को भी, कि 20 करोड़ का फंड का जो भी योजना है वो अपने स्तर से आप उसे निपटाएं, वो कैबिनेट आने की जरूरत नहीं है। हमने 3 महीना पहले ही मुखिया जिला परिषद जो डीआरडीए था, हमने जिला परिषद में मर्ज कर दिया। मुखिया प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो हमारे मुखिया देखेंगे। हमने ऑलरेडी पावर डिलीगेट का शुरुआत कर दी है। हम भी इस पक्षधर के हैं और जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता को हमें मजबूत करना, भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो गांव को सुदृढ़ीकरण करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। और जो आपने बातें कही उस बात में सत्यता भी है, क्योंकि जो करप्शन जो ब्लॉक में था, हम कहीं ना कहीं अब वो मुखिया और स्तर पर देखते हैं। ये शिकायत भी मिलती है कि इंदिरा आवास के लिए पैसा मुखिया घूस लेते हैं, ये भी वास्तविकता बात है। तो इसको भी जब हमारी जनता जागरूक हो जाएगी तो निश्चित रूप से उस तरह के गलत लोग को मुखिया के चुनाव में नहीं चुनेंगे। माफ कीजिएगा रघुवर जी, आरोप मुखिया पर नहीं है, कभी कभी आरोप मुखिया पति पर आ जाता है। ये भी सत्यता है, ये बात भी सही है। आप जो बात कह रहे हैं इस बात में पहली बार जब मैं इन चुने हुए प्रतिनिधियों को मिला लातेहार में, तो पहली बार मुझे सुनने को मिला एमपी की परिभाषा क्या है। एमपी यानी मुखिया पति और एसपी माने सरपंच पति, तो ये भी हमें देखने को मिला। पर मैं इसका माने नहीं है कि हम ये अधिकार नहीं दें, अधिकार देना जरूरी है जिस तरीके से रमन सिंह जी ने कहा है। और पर चुनाव होना जरूरी है। 12 साल चुनाव ही नहीं हुए, अगर चुनाव नहीं होंगे तो अधिकार किसको दिए जाएंगे। अभी हमारे पास 15 मिनट बाकी है। मैं सवाल, अगर किसी के पास सवाल है उठाएं, माइक दें और सवाल मुख्यमंत्री से कीजिएगा, मॉडरेटर से नहीं। जयराम, मैं इस पे जयराम हाँ प्लीज अरविंद जी कुछ कहना चाहते इस पे जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन, अगर पावर्स को डिवॉल्व किया जाएगा। नहीं, मैं ये मेरा विचार नहीं है, पर ये आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर तो सत्ता इंडिविजुअल्स के हाथ में केंद्रित रहती है, पहले डीएम के पास थी या एमपी के पास थी और अब आपने सरपंच को सत्ता दे दी, तब तो डिवोल्यूशन ऑफ करप्शन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन होता है। लेकिन अगर आप सत्ता जनता को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राम सभा एंड मोहल्ला सभा, तब करप्शन खत्म होता है। इसका मैं दिल्ली का एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने मोहल्ला सभाएं कराई, अभी वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के लिए मार रहती है। एमएलए आते हैं, सर कोटा बड़ा कम है, इस कोटा को बढ़ा दीजिए, बजट बढ़ा दीजिए। और जब किसी एमएलए के पास कोई वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन लेने जाता है, तो एमएलए अगर मना करे तो उसका वोट बैंक खतरे में पड़ता है, तो एमएलए भी मना नहीं कर पाता। और ऐसे ऐसे लोग, बेसिकली ये गरीबों के लिए होती है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वृद्ध हैं या विधवा है। हमने एक मोहल्ला सभा की, हमने मोहल्ला सभा में जनता, उस इलाके की सारी जनता आई। हमने जनता से पूछा, भाई जो जो लोग बूढ़े लोग हैं और जो विधवाएं और जो गरीब हैं और जिनको पेंशन चाहिए, सामने आ जाओ। 10 लोग उठ के सामने आके खड़े हो गए। तो हमने जनता से पूछा, भाई ये लोग गरीब हैं क्या, इनको पेंशन मिलनी चाहिए? तो एक महिला खड़ी हुई, नहीं सर, वो जो खड़ी है उसका तो बेटा जो है वो सरकारी नौकरी में है, उसके घर में तो गाड़ी है, उसको नहीं मिलनी चाहिए। दूसरे ने कहा 10 में से 3 लोगों की वृद्धावस्था और विधवा पेंशन पास हुई और जनता ने पास की, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बैठे थे स्टेज के ऊपर, जनता ने वहां पे 3 लोगों की। तो अगर जनता के सामने डिसीजन होंगे, उसी तरह से जितने प्रोजेक्ट्स पास हुए उन प्रोजेक्ट्स के अब खत्म हो रहे हैं और वहां पे अब मोहल्ला सभा दोबारा कराएंगे और जनता बताएगी कि काम अच्छा हुआ कि काम खराब हुआ। अब ठेकेदार को भी पता है कि अगर मैं गड़बड़ करूंगा तो जनता वहां पे जाके कहने वाला, जनता के सामने काम हो रहे हैं, जनता उसके ऊपर नजर रख रही है। तो आई थिंक जितनी सारी पावर्स आप जनता को नहीं दे सकते, लेकिन लोकल लेवल के इश्यूज जितनी ज्यादा डिसीजंस आपके खुले में होंगे और ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे, उतना करप्शन खत्म होगा। आपने सही बात कहा। पिछले 10-15 सालों में जो अरविंद जी ने, जयराम जी, हाँ। अरविंद जी ने कहा तो सही,
मगर वो सौभाग्यशाली हैं, वो एक दिन कार उठाएं तो पूरी दिल्ली घूम करके वापस घर में आ सकते हैं। लेकिन मैं झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या करेगा, हम मोहल्ला तो क्या पर करेंगे? जो लेकिन बात इसको अरविंद आपको ने नहीं कही करना। है, इसमें दम है यार। लेकिन एनीवे इसमें दम है। लेकिन ये इनकी बात में दम है। और आज सब मुख्यमंत्री एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को बीट करने के लिए इस तरीके की प्रोसेस को अपना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं अपना रहे हैं, लेकिन औरों की जो मुसीबत है वो उनके लिए सहूलियत है। नहीं, पर जो अरविंद जी ने कहा है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते कि सभी राज्यों में जो विकेंद्रीकरण की बात आई है पिछले 15-20 सालों में, सरपंचों के अधिकार, मुखिया का अधिकार, चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार पर ज्यादा जोर दिया गया है, पर ग्राम सभा को सशक्त बनाने की बात से हम हट गए। ये बात सही उन्होंने कहा कि मुश्किल है, एक साल में मुश्किल से 2 बार ग्राम सभा बुलाया जाता है और वहां भी कोरम नहीं होता है। आप लोग सब जानते हैं, दिल्ली में ग्राम सभा बुलाना बड़ा आसान है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में ग्राम सभा बुलाना एक साल में 2 बार ही भी बुलाना बड़ा मुश्किल होता है। पर फिर भी सैद्धांतिक तौर से जो उन्होंने कहा है कि जब आप विकेंद्रीकरण करते हैं, व्यक्तियों के लिए विकेंद्रीकरण मत कीजिए, संस्थाओं पर कीजिए, ये बात सही है। ये मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। रमन सिंह जी, आप विकेंद्रीकरण का एक छोटा सा उदाहरण देके, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ तो रेगुलर इलेक्शन होते हैं, बस्तर में भी होते हैं, सरगुजा में होते हैं, सबकी भागीदारी होती है। और एक चुनौती बस्तर में आई थी, उसका एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूंगा कि जागरूकता उस सुदूर अंचल में, सुकमा जैसे क्षेत्र में कैसे है। चुनाव हो रहा था जनपद सदस्य का, सरपंच जो महिला है उसका पति वो चुनाव लड़ रहा था, नक्सलियों ने उसके पति को मार दिया। मारने के बाद ये धमकी दी कि ये चुनाव नहीं होगा, और जिस सरपंच के पति को मारा गया था वो महिला गांव वालों को सबको इकट्ठा करती है, बुलाती है, बोले हमें वोट डालना है, मेरा पति नहीं रहा, मगर उस पति की इच्छा थी कि जनपद का चुनाव हो, और जनपद के मतदान के लिए पूरे गांव को अपने साथ ले जाके 100% मतदान कराती है। ये डेमोक्रेसी की जड़ें कितनी मजबूत है, ये दिखाता है कि उस क्षेत्र में भी लोग जहां गला भी काट देते हैं वहां भी मतदान के लिए आए। दूसरा, महिलाओं के हमने विकेंद्रीकरण को न केवल पंचायत तक ले जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारी राशन दुकानों में अधिकांश संचालन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रही है। और जहां महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सोसाइटी के द्वारा प्राइवेट लोगों से उनके हाथ में दिया, मैं कह सकता हूं सबसे बेहतर संचालन महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहा है। हमें भरोसा करना पड़ेगा उनके ऊपर, धीरे धीरे वो बेहतर दिशा में भी जा रही है। इसलिए शक्ति का विकेंद्रीकरण और प्रशासन के जो सरकार की योजनाएं हैं वो यदि उनके हाथ में सौंपते जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भरोसा करना हमेशा फायदेमंद होता है। और पंचायती राज में अब तो पूरा का पूरा फंड का ट्रांसफर पंचायत को हो रहा है, काफी बड़ी संख्या में बड़े पैसे भी जा रहे हैं। और वो जागरूकता, अब वो पुराना जमाना नहीं रहा कि अंगूठा छाप सरपंच जा रहा है। MBA किया हुआ लड़का बस्तर में भी सरपंच बन रहा है, B किया हुआ लड़का भी सरपंच बन रहा है। पढ़े लिखे लोग अब पंचायती राज में आ रहे हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। 36 सर्विसेज को अपने यहाँ पे नेट यदि कनेक्टिविटी तो सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका में पंचायत आ रहा है। वो युग नहीं रहा अब कि वो उस आदिम युग में जा रहे हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे इस नए युग में जा रहा है, और जितना हम उनको प्रशिक्षित करेंगे, शिक्षित करेंगे और जागृति आएगी, ये धीरे धीरे ठीक होगा। निराशा की कोई बात नहीं, 100% पूरी उम्मीद के साथ हम चल रहे हैं और उम्मीद पूरी होगी। पीछे कुछ सवाल थे, हाँ बता दीजिएगा कि किस मुख्यमंत्री से आप यह सवाल पूछना चाहते हैं। आवाज नहीं आ रही, माइक में बोलिए। माइक चालू की। बाकी लोगों से सवाल लेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन एक छोटा सवाल है कि जब हम बात कर रहे हैं कि अभी सबकी एक राय बनी कि और छोटे राज्य बनने चाहिए, लेकिन क्या इन छोटे राज्यों को विकास के नए मॉडल के बारे में भी सोचना चाहिए? क्योंकि जिन लोगों की आशाओं का समावेश करने के लिए राज्यों का गठन किया गया था, उनको क्या उस तरह की भावनाओं का विकास के साथ जिस तरह के विकास के मॉडल की स्थापना की जा रही है उसमें उनकी भावनाओं का सम्मान हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि छोटे राज्यों का निर्माण जन भागीदारी लोगों की कैसे हो, और क्या ऐसे मॉडल हम ला सकते हैं। नए इनोवेशन पे जो हम जा रहे हैं उसमें क्या
लोगों की भागीदारी प्रशासन को चलाने के लिए। हमने 2 मॉडल पे काम किया, न केवल रायपुर में बैठ के सरकार चलती है, हमने बस्तर सरगुजा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया, वहाँ के एमएलएस के साथ बैठ के सारे निर्णय एक दिन में वहाँ होते हैं और 10, 20, 25, 50 करोड़ के फैसले वहीं एमएलएस के साथ बैठ के और वहीं उसके बजट का प्रावधान होता है और वहीं उसका क्रियान्वयन होता है। ये शक्तियाँ रीजनल क्षेत्र के क्षेत्रीय स्तर के बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी बैठता है, तो लगता है कि वहाँ जिला के सदस्य हैं, जनपद के सदस्य हैं, एमएलएस हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए उनकी कल्पना क्या है, ये चीफ मिनिस्टर से और फाइनेंस सेक्रेटरी से बताते हैं और वहीं हम निर्णय लेते हैं। तो धीरे धीरे हम उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की और उसके क्रियान्वयन की ताकत उन शक्तियों को दे रहे हैं, जैसे प्राधिकरण का निर्माण हमने किया। जब तक हम लोग जनता की ताकत को, जिसको अरविंद जी स्ट्रेस कर रहे थे, उसको जागृत नहीं करेंगे और उस पर भरोसा नहीं करेंगे, केवल छोटे राज्य समस्या का समाधान है, ये मेरा मानना नहीं है। और मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम अधिकारों का वास्तविक विकेंद्रीकरण करें, उसको जिला तहसील स्तर तक लेकर के जाएं और साथ साथ विकास को जो है हम पार्टिसिपेटरी बनाएं। अभी विकास पार्टिसिपेटरी नहीं है, मोर और लेस सेंट्रलाइज्ड आइडियाज के चारों तरफ विकास की धुरी घूमती है। जब तक हम उसको पार्टिसिपेटरी नहीं बनाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति महसूस ये नहीं करेगा कि ये अमुक योजना बन रही है या हो रही है तो इसमें मेरी भागीदारी है, तो उसके लिए पंचायत सिस्टम है और दूसरे मॉडल भी हैं। सभी राज्य महिला स्वयं सहायता समूह की भागीदारी से लेकर के हम लोग, हमारे राज्य में हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। हमने इंदिरा आस्था मंडल स्थापित किए हैं, कुछ और राज्यों में और तरीके की व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो उन व्यवस्थाओं का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर अभी हम लोगों ने कोई सेट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक राज्य ढूंढ लेगा तो दूसरे राज्य भी उसका निश्चित तौर पर अनुकरण करेंगे। मैं समझता हूँ हमको इस प्रश्न पर जो सच्चाई है जयराम जी, वो ये है कि अभी हम केवल चलने का प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलिए इस मुद्दे से जुड़े कुछ और सवाल ले लेते हैं। एक सवाल, इस दूसरा सवाल। हाँ, मैं समझता हूं कि ये पैनल इस बात पर एक मत है कि छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि देश को एक नए राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता है और उसके 3 आधार होना चाहिए। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं देश के 4 मुख्यमंत्री किस तरह से राज्यों में विकास का मॉडल तैयार किया जाना चाहिए और कौन से राज्य में कितनी संभावना है, इस पर चर्चा हो रही है।